बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर इम्यूनिटी से है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फीवर। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमने शुरू किया था और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने पढ़ा था कि किस तरह कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो किस तरह वर्क करता है, और उस तरह हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि उसमें फीवर भी है। हमने नेचुरल किलर सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेल्स के बारे में पढ़ा था, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह, पेगोसाइट्स के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह जरासीम का ख़ात्मा करते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है वो कंप्लीमेंट सिस्टम पढ़ लिया, जो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन मौजूद होते हैं जो किस तरह हमारे जिस्म का दिफा करते हैं। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर में मैंने उसके ऊपर डिटेल में बात की है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें एक हमारे पास है फीवर, बुखार, पायरेक्सिया। तो बुखार जनरली वैसे है क्या चीज़ और बुखार किस तरह जो है वो लाइन ऑफ डिफेंस है। हालांकि देखा जाए तो हमारे माशरे में मतलब नॉर्मली हम लोग यही समझते हैं कि जो बुखार होता है वो जिस्म के लिए ठीक नहीं होता। सही है, नॉर्मली देखा जाता है कि किसी बंदे को बुखार होता है तो हम कहते हैं यार ये अपना बंदा बीमार है। ठीक है, वह होता तो बीमार है, लेकिन ये जो बुखार है ये बीमारी नहीं है। बुखार असल में क्या चीज़ है? बुखार बीमारी की अलामत है। ठीक है, ये सिम्टम है कि आपको बीमारी है, अंदर आपको कोई जरासीम आपके जिस्म के अंदर जा चुका है जिसकी वजह से बीमारी फैल चुकी है, और उसका जो सिम्टम है वो बुखार के तौर पे आपके जिस्म पे जो है वो नमूदार हो रहा है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बुखार असल में है क्या चीज़। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपका दूर हो जाएगा कि बुखार बीमारी है। बुखार असल में जिस्म के लिए ज़रूरी है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हमारी जो बॉडी है ना, ये नेचुरली हमारी बॉडी जो है ये इस चीज़ को इनिशिएट करता है, ये जिस्म के ऊपर एक कैफियत लेके आता है ताकि जिस्म को जरासीम से महफूज रख सके। तो आज के टॉपिक में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी और मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा कि बुखार जो है वो लगता किस तरह, बुखार जो है वो मतलब बॉडी का टेम्परेचर किस तरह जो है वो राइज हो जाता है। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन के पास। बुखार, पायरेक्सिया क्या चीज़ है? नेचुरल इम्यून रिस्पांस है, ये बॉडी का कुदरती इम्यून रिस्पांस है। ठीक है, आप लोग ये बात लाजमी याद रखें कि ये बॉडी का रिस्पांस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और ये नेचुरल है, ये कुदरती तौर पर होता है। कब होता है? ये एक कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और ये इसमें क्या होता है कि राइज इन बॉडी टेम्परेचर। बुखार में क्या होता है? ये बॉडी का नेचुरल रिस्पांस है जरासीम के खिलाफ, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी जरासीम के खिलाफ जो है वो मतलब जो है वो बुखार जो है वो आपको जो है ना वो ये सिम्टम आपके ऊपर आ सकते हैं। टेम्परेचर में राइज आता है। बुखार में क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर होता है ना, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसमें तब्दीली आती है, वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जानने के लिए आप लोग ये बात लाजमी याद रखें कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखना चाहें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब अगर बॉडी का टेम्परेचर 98.6 से बढ़कर 99, 100, 101, 102, 103, 104, मतलब अगर आगे बढ़ता है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर में ज़्यादती आती है, मतलब वो टेम्परेचर जो है उसके अमाउंट में तब्दीली आती है और वो बढ़ता है, तो इस तरह की कंडीशन को पायरेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पायरेक्सिया कहते हैं। और अगर हम ये कह दें कि 37 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ता है 38, 39, तो वो अगर सेल्सियस में है तो ठीक है, हम फिर इस तरह पढ़ेंगे। अगर नए फ़ारेनहाइट में पढ़ेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब आगे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको हम क्या कहते हैं? पायरेक्सिया कहते हैं। इसको हम हाइपरथर्मिया भी कहते हैं। हाइपर मीन इंक्रीज्ड, एलिवेटेड, हाई। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज्ड, हाइपर, हाई, एलिवेटेड मतलब बहुत ज़्यादा। थर्मिया मीन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको हम क्या कहते हैं? पायरेक्सिया कहते हैं। हाइपरथर्मिया पायरेक्सिया का ही नाम है। ठीक है, और इसको हम फीवर भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? फीवर कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इसके जो मतलब ये बुखार के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जो मतलब बुखार उसकी वजह से जो है वो शुरू हो जाता है बॉडी के ऊपर, या बॉडी का टेम्परेचर किस वजह से बढ़ता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो क्या चीज़ है? पायरोजन। अब पायरोजन क्या चीज़ है? पायरोजन असल में है जो चीज़ पायरेक्सिया काज करता है उस चीज़ को पायरोजन कहा जाता है। पायरोजन मतलब पायरेक्सिया काज करने वाला एजेंट,
वो चीज़ जो कि पायरेक्सिया काज करता है। पायरेक्सिया मीन बुखार, फीवर, टेम्परेचर, ठीक है, और या हाइपरथर्मिया। अच्छा, अब ये जो पैरोजन होता है ये दो तरह के होते हैं, एक एंडोजीनियस होता है और एक एक्सोजीनियस होता है। दोनों को जरा पढ़ लेते हैं। एंडोजीनियस जो होता है ये लो मॉलिक्यूलर प्रोटीन होते हैं, ये लो मॉलिक्यूलर प्रोटीन है जो कि हमारे पेगोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे डिफेंस के लिए, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स या हमारे जो वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, तो या पेगोसाइट जो है, जो पेगोसाइटोसिस करते हैं, तो वो एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं, लो मॉलिक्यूलर प्रोटीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोजीनियस पायरोजन। ठीक है, तो ये चूंकि बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं तो इनको एंडोजीनियस कहा जाता है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एक्सोजीनियस पायरोजन, और ये कब रिलीज होता है, जब बाहर से पायरोजन आते हैं, जब बाहर से पायरोजन आते हैं तब ये रिलीज होते हैं। तो जरा देख लेते हैं कि बाहर के जो पायरोजन है वो क्या चीज है। एक्सोजीनियस, एक्सो मीन आउटसाइड, तो ये जो बाहर से पायरोजन आते हैं इसको एक्सोजीनियस पायरोजन कहा जाता है। ये बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन होते हैं, ये बैक्टीरियल के कोई टॉक्सिन होते हैं, वो कोई केमिकल बनाता है बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडो जो हमारे लिए एक्सोजीनियस पायरोजन है, असल में वो बैक्टीरिया का पैदावार है या उसका मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, उसका सेल वॉल है बैक्टीरिया का, बेसिकली सेल वॉल अक्सर जो है वो पायरोजन एक्ट करता है। और ये किस चीज़ से बना होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड से बना होता है, लिपिड से बना हुआ है, और पॉलीसेकेराइड है जो हमारे पास शुगर है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है, वो बेसिकली सेल वॉल ही है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक्सोजीनियस पायरोजन है। या ये पायरोजन क्या हो सकता है, एंटीजन भी हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकते हैं जो कि बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। और ये एंटीजन भी पायरोजन ही एक्ट करता है। एंटीबॉडी मतलब पायरोजन की तरह एक्ट करता है, इसको हम पायरोजन कह सकते हैं। एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स भी होता है हमारे पास, के एंटीजन के साथ जब एंटीबॉडीज मिलते हैं और एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, पायरोजन कहते हैं। वायरसेस जो है वो भी हमारे पास क्या चीज़ है, पायरोजन है। इनकम्पेटेबल ब्लड, अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है और उसको बी ग्रुप का जो है वो खून किसी ने दे दिया, तो चूंकि ए के साथ बी कंपैटिबल नहीं है तो बी जो है वो ए के लिए पायरोजन एक्ट करेगा। ठीक है, तो बी ए के लिए पायरोजन है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जब बॉडी के अंदर चली जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एंडोजीनियस पायरोजन को रिलीज कर देते हैं। जितने जरासीम आएंगे बॉडी के अंदर उतनी ही ज्यादा पायरोजन की जो है वो अमाउंट ज्यादा होगी, और जितने पायरोजन ज्यादा होंगे उतना ही टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। ये बात लाजमी याद रखें, मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा बाद में। अच्छा, अब आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म क्या चीज़ है, बुखार किस तरह जो है वो टेम्परेचर जो है बॉडी का किस तरह बढ़ता है। इंजरी होती है, मतलब कट लग जाता है, उसकी वजह से जरासीम बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो एक तो इस तरह भी होता है। दूसरा ये कि बॉडी के अंदर ही कोई जरासीम चला जाता है, मतलब कोई फूड के साथ जरासीम को इनटेक कर लिया, या किसी और तरीके से जरासीम बॉडी के अंदर चला गया, या सांस के थ्रू जो है वो वायरस और वगैरह जो है वो जरासीम किसी ने इनहेल कर लिए, वो ब्लड के अंदर चले गए, तो अब वो क्या करेंगे, वो जरासीम नंबर में जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू कर देंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256, 512, इस तरह। ठीक है, तो ये इस तरह बढ़ते जाएंगे नंबर में, और थोड़ी ही टाइम में ये बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं। अब जब इसके नंबर में इजाफा होता है तो ये बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो ही ये नंबर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये पायरोजन को रिलीज कर देते हैं, या ये तो पायरोजन ही है ना, तो हमारे जो सेल्स होते हैं ना वाइट ब्लड सेल, वो एंडोजीनियस पायरोजन रिलीज कर देते हैं, और वो पायरोजन फिर क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो पायरोजन रिलीज होता है, इंजरी होती है, जरासीम अंदर चले जाता है, पायरोजन का रिलीज होता है, पायरोजन चले जाते हैं हाइपोथैलेमस में, और वहां से जो है वो रिलीज कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि हमारे पास पेन रिसेप्टर्स है, एक केमिकल है। और प्रोस्टाग्लैंडिन फिर क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है हाइपोथैलेमस के फंक्शन में। तो अब हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है।
मैं आप लोगों को सिंपल मिसाल दे दूं, 10th क्लास में आप लोगों ने होमोस्टेसिस के बारे में पढ़ा होगा, वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रक्शन, इस तरह के कुछ आप लोगों ने पढ़े होंगे। और कुछ हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है जिसके थ्रू टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है। अब अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है ना, अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो खून हमारे इंटरनल ऑर्गन से एक्सट्रीमिटीज़ में आ जाता है, स्किन के पास आ जाता है, और फिर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू हमारे स्किन से जो है, जो हमारे ब्लड से है, वो हीट बाहर चला जाता है। और अगर सर्दी है तो हमारा ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर रह जाता है और स्किन का जो ब्लड सप्लाई है या वेसल जो है वो छोटे हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो चूंकि ब्लड अंदर ही अंदर रह जाता है और ज़्यादा रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन नहीं होती हीट की, तो हीट बॉडी के अंदर ही रह जाता है। एक तो ये तरीका है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और दूसरा, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, जो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, तो मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ता है, जब मेटाबॉलिज्म होती है, तो जाहिर बात है ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? हीट के फॉर्म में। तो वो हीट आपके जिस्म को प्रोवाइड होगी। अब अगर मेटाबॉलिज्म डाउन है तो जिस्म का टेम्परेचर कम होगा, अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये बात लाजमी याद रखें, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइपोथैलेमस का जो है वो फंक्शन को मॉडिफाई करेगा। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि सारे का सारा जो है वो ब्लड वो जिस्म के अंदर ही इंटरनल ऑर्गन के बीच में उसको स्टे कराएगा, और आपके जो स्किन है उससे उसके जो वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई कम होती जाएगी। आप देखेंगे कि चेहरा पीला हो जाता है, जर्द हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। बाकी जो हमारा स्किन भी है वो भी जर्द नज़र आता है, पीला नज़र आता है, इस वजह से क्योंकि ब्लड सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से, और ब्लड सारे का सारा अंदर रह जाता है और टेम्परेचर जो है वो बॉडी का बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को हाइपोथैलेमस के थ्रू ये बात समझा देता हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये कंसिडर कर ले, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 98.6 है, 97, ये 96 और कम कम इस तरह, और इस तरह बढ़ाते बढ़ाते 101, 102, 104 इस तरह बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास कनेक्टेड होते हैं हीट सेंसरी न्यूरॉन, और एक हमारे पास कनेक्ट होते हैं कोल्ड सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब असल में ये होता है कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मली ये जो लेवल होता है ये इसके ऊपर होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो इसके जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये जब बॉडी के एनालिसिस करते हैं, बॉडी का जो है एनालिसिस करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर किस तरह है, तो वो ब्लड के थ्रू करते हैं। जब ब्लड इसमें से गुजरता है तो ये ब्लड के टेम्परेचर को नोट कर देता है कि बॉडी का टेम्परेचर किस तरह का है। अब अगर बॉडी का टेम्परेचर 98 है तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ये बिल्कुल मतलब स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब अगर ब्लड का टेम्परेचर डाउन हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कम हो चुका है, तो ये क्या करेगा? ये टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अब किस तरह बढ़ाएगा? आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और ब्लड को जिस्म के अंदर जो है वो रहने देगा, और स्किन से जो है वो स्किन का जो ब्लड है वो कम होता जाएगा। जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन है या स्किन है, वहाँ तक ब्लड की सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी और ब्लड सारे का सारा अंदर रह जाएगा। और दूसरा क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को जो है वो इंक्रीज कर देगा, तो बॉडी का जो है वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वो 98 पे पहुंचेगा, जब वो 98 पे पहुंच जाएगा तो तब ये मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे किस तरह का भी मौसम हो, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर 98.6 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन ही रहता है। अब अगर ज़्यादा गर्मी हो तो क्या करेगा? ब्लड को जो है वो इंटरनल ऑर्गन से उठा के लेके आएगा स्किन में, और मेटाबॉलिज्म को जो है वो ड्रॉप कर देगा, मतलब कम कर देगा। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो जब बढ़ता है तो ये चीज़ों का ये उलट काम करते हैं, और जब ये टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है तो फिर ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो को जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जो है वो भेज देता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है, ये मैकेनिज्म नॉर्मल करता है, ठीक है। अब क्या होता है? अब जब पायरोजिन चले जाते हैं बॉडी के अंदर, अब जब पायरोजिन चले जाते हैं ना बॉडी के अंदर, तो पायरोजिन क्या करते हैं कि पायरोजिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज कर देते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आपके ये जो सेट पॉइंट है ये 98 पे है।
अब अगर वो सेट पॉइंट को 102 पे लेके आए, ठीक है, तो आपका सेट पॉइंट आ गया 102 पे और आपके बॉडी का टेम्परेचर है 98। तो आपकी बॉडी को ये तो नहीं ना पता, आपके ब्रेन को आपकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर कब मेंटेन करती है, जब हाइपोथैलेमस उसको कहता है कि आपने ये वाला टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब हाइपोथैलेमस का नॉर्मल 102 पे पहुंच गए, मतलब सेट पॉइंट 102 पे पहुंच गए। तो अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जब तक बॉडी का टेम्परेचर 102 पे नहीं आता तो वो बॉडी के अंदर चेंजेस लाएगा। वो चेंजेस किस तरह लाएगा, सारे का ब्लड जो है, सारे का सारा ब्लड जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स में चला जाएगा, मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जब ये 102 पे आ जाएगा तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। अब अगर 104 पे चला गया सेट पॉइंट तो ये 104 तक पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह हमारे बॉडी का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। एक अहम बात जो आप लोगों ने इधर नोट करनी है, आप लोगों ने देखा होगा कि शदीद गर्मी की सूरत में एक तो बुखार भी होता है हमें, एक गर्मी होती है, जून जुलाई का महीना होता है, और फिर भी हमें सर्दी लगती है। क्या वजह है? ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये जो सेट पॉइंट है ये 98 पे है। अब 98 से जो लो टेम्परेचर है, जो 97 वगैरह है, 96, तो ये आपके जिस्म के लिए सर्दी वाला माहौल है। अगर 98 से टेम्परेचर आपका 97 पे आता है तो आपको सर्दी महसूस होगी, मतलब 98 से कम होगा तो सर्दी, 98 से ऊपर होगा तो वो गर्मी है। लेकिन अगर ये 98 पे जो आपका सेट पॉइंट है, अगर यही सेट पॉइंट आपका 102 पे चला जाए तो अब 102 से नीचे जो है वो आपके लिए सर्दी और 102 से ऊपर आपके लिए गर्मी है। तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98 है तो आपको फिर भी सर्दी लगेगी, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 है फिर भी आपको सर्दी लगेगी। तब तक आपको सर्दी लगेगी जब तक आपका टेम्परेचर 102 पे नहीं पहुंचता। तो ये बात आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। और ये सर्दी किस वजह से लगती है, क्योंकि कोल्ड सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं। अब हाइपोथैलेमस मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफिकेशन के लिए वो क्या करेगा, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, ब्लड के जो है वो फ्लो इंटरनल ऑर्गन्स में कराएगा। फिर भी जब बात नहीं बनेगी, टेम्परेचर जो है वो उस लेवल तक पहुंचेगा नहीं, तो फिर वो आपके ऊपर शेवरिंग लाएगा, कपकपी तारी हो जाएगी आपके ऊपर, मसल्स कंट्रक्शन रिलैक्सेशन शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा टेम्परेचर आपकी बॉडी को मिलेगा, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको बढ़ाने वाला जो चीज़ है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो पायरोजन है। जब पायरोजन जितना ज़्यादा होगा, जितना प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा रिलीज होगा, तो तब तक ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर आगे बढ़ता जाएगा, ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर हाई होता जाएगा। तो ये आपका है मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका जो है वो फ़ायदे क्या है, फ़ायदे में बाद बताता हूँ, पहले मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट बता देता हूँ। वैसे तो ये बॉडी का नेचुरल इम्यून रिस्पांस है, इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। नॉर्मली अगर टेम्परेचर थोड़ा सा कम है तो ट्रीट नहीं करना चाहिए, मतलब जो आपको बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट आप लोग करें, टेम्परेचर खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। हाँ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से चूंकि तकलीफ ज़्यादा होती है, तो उस तकलीफ को कम करने के लिए आप टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले रूट काज जो है वो जानना चाहिए आप लोगों को कि किस वजह से टेम्परेचर बढ़ा था। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग पैनाडॉल वगैरह लेंगे जिसमें पैरास्टामोल होता है। ठीक है, या जो कि हमारा पास क्या चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। पैनाडॉल बेसिकली क्या चीज़ है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन को ये इनहिबिट कर देता है तो उसके इनहिबिशन से क्या हो जाता है कि सेट पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा। सेट पॉइंट जब नीचे आ जाएगा तो आपका टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है बॉडी का। अब दूसरा हमारे पास क्या है, ब्रूफिन वगैरह है, ये सारे के सारे हमारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जिस तरह डिस्प्रिन है, ब्रूफिन है, पैनाडॉल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेडिकेशन यूज़ होते हैं टेम्परेचर को कम करने के लिए, लेकिन साथ साथ आप लोगों ने जो बीमारी किस वजह से लगी है उसका भी आप लोगों ने इलाज करना है, सिर्फ टेम्परेचर को डाउन नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कोल्ड स्पंज की तरफ। कोल्ड स्पंज क्या चीज़ है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी का बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसके माथे के ऊपर पट्टियाँ लगाते हैं, मतलब एक कपड़ा ले लेते हैं, नॉर्मल एक कॉटन का कपड़ा ले लेते हैं, एक नरम सा कपड़ा कोई ले लेते हैं, उसको जो है वो पानी के अंदर डाल के उसमें पानी जो जब वो पानी को जज़ब कर लेता है तो वो माथे के ऊपर रखते हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर डाउन होता है। बेसिकली उसका मैकेनिज्म क्या चीज़ है कि वो जिस्म से हीट को एब्जॉर्ब करता है। पानी जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी चूँकि बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है जिस्म से। ठीक है, तो टेम्परेचर खुद ब खुद डाउन हो जाता है बॉडी का।
और साथ साथ ये माथे के ऊपर भी लगा लेना चाहिए, हाथों के ऊपर भी जो है वो लगा लेना चाहिए, पाँव के ऊपर भी लगा लेना चाहिए। लेकिन एक बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि पानी जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग ठंडा पानी यूज़ करें, ठीक है। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं यूज़ करना चाहिए, या बर्फ़ वाला पानी तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मरीज़ की जो है वो हालत बहुत ज़्यादा शदीद हो जाए, बहुत ज़्यादा वो क्रिटिकल हालत में चला जाए। तो आप लोगों ने इस चीज़ का जो है वो लाज़मी ख़्याल रखना है। हाँ, एक और मैं आप लोगों को टिप बता देता हूँ कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और पानी से नहीं कम होता हो रहा, तो अगर घर में स्पिरिट पड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने जो है वो जो रुई होती है, जो कॉटन होता है, उसके ऊपर जो है वो स्पिरिट डाल देना है, और वो वाले स्पिरिट जो है वो आप लोगों ने आर्मपिट्स के अंदर रख लेना है। तो ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत रैपिडली डाउन हो जाता है। अच्छा, लास्ट पे आते हैं बेनिफिट्स की तरफ, जो कि टेम्परेचर जब हमारे बॉडी का बढ़ता है तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है। तो उसकी तरफ आते हैं। तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके कुछ फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या चीज़ है? एक तो जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एक अनफेवरेबल कंडीशन या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के लिए। क्योंकि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर होता है, जरासीम बॉडी के अंदर होते हैं, और यही जरासीम जो है वो बॉडी के अंदर रिप्लिकेट होते रहते हैं, बॉडी के अंदर नंबर में बढ़ते हैं, और जितनी ज़्यादा नंबर में बढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब टेम्परेचर जब बॉडी का बढ़ता है तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जरासीम जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ये ज़्यादा टेम्परेचर जरासीम को किल भी कर सकता है और उसको रिप्रोडक्शन से भी रोक सकता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जरासीम को के नंबर में ज़्यादा होने से उसको रोक लेता है, ताकि वो नंबर में ज़्यादा ना हो और आपको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, ये डायरेक्टली किल भी कर सकता है जरासीम को। और तीसरा फ़ायदा ये भी होता है कि वेलिंग ऑफ आयरन होता है, ये टर्म आपने देखा होगा। वेलिंग ऑफ आयरन ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नॉर्मली आयरन तो जो होता है वो ज़्यादा होता है, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल होता है उसमें आयरन ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। और ये रेड ब्लड सेल का जो आयरन होता है ये सीरम के आयरन लेवल को मेंटेन करता है। जो हमारा सीरम आयरन लेवल होता है ये उसको मेंटेन करता है। तो जब जब टेम्परेचर हमारे बॉडी का बढ़ता है तो हमारे ब्लड में जो जो हमारे ब्लड का सीरम आयरन लेवल होता है वो कम होता जाता है, वो कम हो जाता है। अब ये आयरन क्या करता है? ये आयरन जो है ये बेसिकली जरासीम के लिए फूड है, ठीक है। वो जरासीम जो है वो वो जो है वो जरासीम की ग्रोथ में हेल्प करता है, या जरासीम को जो है वो फूड प्रोवाइड करता है। तो ये आयरन जब इसकी डिफिशेंसी आ जाती है, जब इसकी वेलिंग हो जाती है, ये कम हो जाता है, तो जरासीम जो है वो स्टार्वेशन की वजह से किल हो जाते हैं। तो एक हमारा ये भी फ़ायदा है कि वेलिंग ऑफ आयरन होती है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। ये आज के लेक्चर में हमने जो है वो बेनिफिट्स भी पढ़ लिए, और हमने जो है वो बुखार क्या चीज़ है, बुखार का इलाज ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, या बुखार किस तरह बढ़ता है, या बुखार जब बढ़ता है तो सर्दी लगती है, वो क्या वजह होती है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है, और इससे कुछ चीज़ें जो हम पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग रेगुलरली जो है वो लेक्चर्स देखते रहें। और हाँ, ये तो जितना आप लोगों के लेवल तक था मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, लेकिन अगर इसके बाद भी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी जो है वो अपने क्वेश्चन जो है वो पूछा करें, आप लोग बताया करें, फीडबैक दिया करें, और साथ साथ जो है वो लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें। तो इससे क्या होता है कि हमारा हौसला बढ़ता है, और आप लोगों को क्या चीज़ जो है वो लेक्चर में अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, आप कोई कुछ भी आप लोग जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उससे हमारी इस्लाह होती रहे। और क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग लाजमी जो है हमारा हमें फीडबैक दिया करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।